Good evening, everyone. Today we are going to discuss an important topic in macroeconomics as well as in applied econometrics, and its title is Keynes consumption function and absolute income hypothesis. क्योंकि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो है वो कीन्स कंजम्पशन फंक्शन ही उसका आधार है। तो इसलिए पहले हम लोग थोड़ा कीन्स कंजम्पशन फंक्शन के बारे में समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद फिर एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पे हम लोग जाएंगे और उसको स्टडी करेंगे और उसके जो मेन प्रपोजिशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कीन्स कंजम्पशन फंक्शन, तो यहाँ बैकग्राउंड दिया हुआ है, बैकग्राउंड ऑफ AIH पहला पॉइंट है, और उसका बैकग्राउंड एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का कीन्स कंजम्पशन फंक्शन है। कीन्स कंजम्पशन फंक्शन क्या है उसके बारे में यहाँ पे हमने पहले उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एज पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज नेग्लेक्टेड इन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स एग्रीगेट सप्लाई पर आधारित थी और एग्रीगेट डिमांड के भाग को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया था। और एग्रीगेट डिमांड के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं: कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिमांड। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कंजम्पशन डिमांड है। और उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो एग्रीगेट डिमांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने छोड़ दिया था। और कीन्स थ्योरी में एग्रीगेट डिमांड ही मेन रोल प्ले करता है और उसी के माध्यम से इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमिन होती है शॉर्ट रन में। और चूँकि कंजम्पशन उसका एक मेन कंपोनेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा लगभग 60% है और 10% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा, टोटल 70% है। तो जहाँ पे 70% हिस्सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हेंस कंजम्पशन फंक्शन लाइज एट द हार्ट ऑफ कीन्स थ्योरेटिकल सिस्टम। ये जो कीन्स का थ्योरेटिकल सिस्टम है उसमें कंजम्पशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये एक साइकोलॉजिकल लॉ पर आधारित है, उसे हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ कहते हैं। वो लॉ क्या है उसको यहाँ पे हमने बताया है कि साइकोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी इज सच व्हेन एग्रीगेट रियल इनकम इज इंक्रीज्ड। कि जो कम्युनिटी है उसकी साइकोलॉजी इस तरह की है कि जब एग्रीगेट रियल इनकम यानी टोटल रियल इनकम बढ़ती है, देन एग्रीगेट रियल कंजम्पशन इज इंक्रीज। तो एग्रीगेट कंजम्पशन, जो रियल कंजम्पशन है, वास्तविक उपभोग है, वो भी बढ़ता है, बट नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम। पर उतना नहीं बढ़ता जितने से इनकम या आय बढ़ती है। तो ये एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है जिस पर कंजम्पशन फंक्शन आधारित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एमपीसी जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि उपभोग में परिवर्तन आय में जब परिवर्तन हो उसकी वजह से, वो पॉजिटिव है और इकाई से कम है, यानी दशमलव में है, वो पॉइंट्स में है। और यहाँ लिखा भी हुआ DC/dy लाइज बिटवीन 0 and 1। फर्दर यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से आगे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का उदय हुआ है, ओरिजिन हुआ है। फर्दर हाई एब्सोल्यूट इनकम टेंड टू वाइडन द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, कि जैसे जैसे इनकम हाई होगी वैसे वैसे जो गैप है कंजम्पशन और इनकम में वो बढ़ेगा। और इसका अर्थ ये है कि आय के बढ़ने से एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी C/Y रेशियो, टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम का जो रेशियो है वो गिर जाएगा। एपीसी जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो डिक्लाइन होगी, बट एपीसी वुड राइज एज इनकम फॉल्स। लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी अगर आय घटेगी। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि अन्य बातें स्थिर रहें, मोर ओवर कैटरस पेरिबस, यानी अगर अन्य बातें स्थिर रहें, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट,
वंस मार्जिन ऑफ कंफर्ट इज अटेंड, कि एक बार एक कंफर्ट मार्जिन पे आदमी अपने उपभोग को ले जाता है जहाँ पे इट एंजॉयज ऑल बेसिक लेवल ऑफ कंफर्ट, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज सेव्ड। उसके बाद जब आय आपकी बढ़ती है और इंक्रीज होती है तो आप आय का अधिक भाग सेव करते हैं, और इसका अर्थ यह है कि अगर आप आय का अधिक भाग सेव कर रहे हैं तो एमपीसी डिक्लाइन करेगी। लेकिन एक पॉइंट तक एमपीसी लगभग स्थिर रहती है, लेकिन उसके बाद वो डिक्लाइन करती है। तो और फाइनली कि रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टेबल फंक्शन है रियल इनकम का, कि जो रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो वेवर नहीं करता, स्टेडी फंक्शन है रियल इनकम का। इट इज़ अ स्टेडी फंक्शन ऑफ द रियल इनकम, इट डजंट वेवर मूव अप एंड डाउन, बट इट इज़ अ स्टेडी फंक्शन ऑफ रियल इनकम। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो एक स्टेडी फंक्शन है रियल इनकम का, इट डजंट वेव टू मच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये ऑब्जर्वेशंस कीन्स ने अपनी किताब में दी हुई हैं और हमने उन किताब से ही उठाया है पूरा। कीन्स की जो किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस वहाँ से ली गई हैं। और इसमें से एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जिसको हमने आपको बताया था कि जब एब्सोल्यूट इनकम बढ़ती है तो एपीसी डिक्लाइन करती है, वही एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का मेन आधार है। और इसी बैकग्राउंड में अब हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने वो बात लिखी है कि एज मेंशन्ड अर्लियर, कि हमने जैसे पहले बताया आपसे कि हायर एब्सोल्यूट इनकम जो है इट वाइडन्स द गैप बिटवीन एब्सोल्यूट इनकम एंड कंजम्पशन, कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी तो इनकम और कंजम्पशन का गैप बढ़ेगा। while this gap is narrowed and absolute consumption may exceed absolute income as absolute income falls significantly। लेकिन अगर एब्सोल्यूट इनकम सब्सटेंशियली कम होती है तो ये भी हो सकता है कि जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज़्यादा हो जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो गैप कंजम्पशन इनकम में बढ़ेगा, यानी एपीसी डिक्लाइन करेगी। लेकिन अगर आय सिग्निफिकेंटली कम होती है तो एपीसी बढ़ भी सकती है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस भी एग्जिबिट कर सकता है। बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट इनकम एंड कंजम्पशन, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज डिस्क्राइब्ड एज कंजम्पशन फंक्शन इज नॉन प्रोपोर्शनल, कि कंजम्पशन फंक्शन नॉन प्रोपोर्शनल है। वो लीनियर नॉन लीनियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नॉन प्रोपोर्शनल है। और नॉन प्रोपोर्शनल का अर्थ सिंपल ये है कि एपीसी डिक्लाइन करेगी। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये जो हाइपोथेसिस है, बेसिक हाइपोथेसिस इसको कहते हैं, कि कंजम्पशन फंक्शन इज नॉन प्रोपोर्शनल एंड दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। अब इस एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस से हम कुछ प्रपोजिशंस बना सकते हैं। पहला प्रपोजिशन यहाँ दिया हुआ है, हायर एब्सोल्यूट इनकम टेंड टू रिड्यूस एपीसी, कि अगर इनकम लेवल हाई होगा तो एपीसी कम होगा, बट व्हेन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम फॉल्स एपीसी राइजेस। लेकिन अगर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम गिरेगा सिग्निफिकेंटली तो एपीसी बढ़ जाएगी। दूसरा है एमपीसी एपीसी से कम है, क्योंकि अगर एपीसी गिर रहा है हायर इनकम के लिए तो इट इम्प्लाइज कि एमपीसी इज लेस देन एपीसी। और लास्ट पॉइंट है कि वंस कंफर्ट लेवल इज अचीव्ड इन द लॉन्ग रन एमपीसी फॉल्स। एक बार एक कंफर्ट जोन में हम अगर पहुंच जाते हैं कंजम्पशन स्टैंडर्ड के, तो उसके बाद एमपीसी डिक्लाइन करती है, यानी प्रपोर्शन ऑफ सेविंग्स इंक्रीजेज एज इनकम राइजेज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के। और जो लास्ट वाला है, थर्ड वाला, कि वंस कंफर्ट लेवल इज अचीव्ड इन द लॉन्ग रन एमपीसी फॉल्स, इसका मतलब है कि जो नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन है वो नॉन लीनियर है लॉन्ग रन में। लेकिन शॉर्ट रन में जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि कंजम्पशन फंक्शन को हम लीनियर एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है, एक यूनिटी से कम रहती है,
बट इट रिमेन्स स्टेबल ओवर टाइम। तो वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि फॉर सिंप्लिसिटी एंड इलस्ट्रेशन वी हैव इनिशियली कंसिडर्ड नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन इन लीनियर फॉर्म। ये हमने उसको लीनियर फॉर्म में कंसिडर किया हुआ है, नॉन लीनियर फॉर्म भी लिया लेकिन वो बाद में लेंगे, सबसे पहले लीनियर फॉर्म हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा है क्लबिंग टुगेदर ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज की, जो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज अभी बताई थी कि हायर एब्सोल्यूट इनकम है, लोअर एपीसी, कि अगर आपकी इनकम हाई है तो एपीसी कम है, यानी सी बाय वाई डिक्लाइन करती है। दूसरा एमपीसी एपीसी से कम है, और तीसरा कंजम्पशन फंक्शन इज फेयरली स्टेबल। इन तीनों को अगर हम क्लब कर दें तो इसका मतलब है कंजम्पशन फंक्शन नॉन प्रोपोर्शनल है, और उसको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सी स्टार हमारा कंजम्पशन फंक्शन है जो वाई एक्सिस से शुरू हो रहा पॉइंट सी से, और वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अगर इस कंजम्पशन फंक्शन को आप लेंगे तो एपीसी अगर हम पॉइंट एम ले लें तो पॉइंट एम पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन है एम एन, इनकम एक्स एक्सिस पे है, टोटल इनकम है ओ एन, तो एम एन अपॉन ओ एन एपीसी है, यहाँ पे दिया हुआ एम एन अपॉन ए एन। अब एमपीसी क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो एम पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो एम पॉइंट पे स्लोप अगर लेना है तो वो होगा एम के परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी के, एम के अपॉन सी के, और सी के ओ एन के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एम के अपॉन ओ एन, एम के अपॉन ओ एन। अब अगर आप एपीसी और एमपीसी को कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, लेकिन एमपीसी में न्यूमरेटर एम के है और एपीसी में न्यूमरेटर एम एन है, तो एम के बहुत कम है एम एन के मुकाबले, तो इसलिए आप कह सकते हैं एमपीसी इज लेस देन एपीसी। वही चीज़ को यहाँ डायग्राम में प्रूव भी किया गया है। अब अगर हम इक्वेशन फॉर्म में इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रोपोर्शनल है और वाई एक्सिस से शुरू हो रहा, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ सी अल्फा के बराबर है, एम एक्स बीटा वाई टी के बराबर है, और जो वेरिएबल y डिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं वो कंजम्पशन है, वो सी टी के बराबर है। तो नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन को हम लिख सकते हैं सी टी इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा वाई टी, वो यहाँ पे इक्वेशन 1 दी हुई है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका आगे भी यूज़ है, और इस फॉर्म को यहाँ लिखा हुआ है कि हमने डायग्राम में डिस्प्ले किया हुआ और डायग्राम में प्रूव भी कर दिया है कि एमपीसी इज लेस देन एपीसी। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें वाई टी से, तो सी टी अपॉन वाई टी एल्फा बाय वाई टी प्लस बीटा, यानी एपीसी बराबर है एल्फा बाय वाई टी प्लस बीटा के। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी डिक्लाइन करेगी, एज वाई टी इंक्रीजेज, क्योंकि वाई टी डिनोमिनेटर में है, एपीसी वुड डिक्लाइन, एपीसी कम होगी, यानी फर्स्ट प्रपोजिशन इज इलस्ट्रेटेड कि एपीसी फॉल्स एज इनकम राइजेस। दूसरा पॉइंट आइए, डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू वाई टी, तो एमपीसी बीटा के बराबर आ जाएगा। अब 2 और 3 को आप कंपेयर कर लीजिए तो आप देख सकते हैं कि एपीसी जो है बीटा प्लस अल्फा बाय वाई टी है, यानी अधिक है, तो एमपीसी इज लेस देन एपीसी। सेकेंड प्रपोजिशन भी इलस्ट्रेट हो रहा। थर्ड प्रपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो वो ये है कि कंजम्पशन फंक्शन एग्जिबिट साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो जब इनकम सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन करेगी तो एपीसी बढ़ जाएगी, और वैसे हमने आपको बताया था कि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बूम एज इनकम राइजेस एपीसी फॉल्स, तो वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन भी एग्जिबिट करती है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात एक जो हमने आपको बताई थी कंजम्पशन फंक्शन में, कि एक बार कंफर्ट लेवल पे आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड होगी, यानी एमपीसी डिक्लाइन करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन लिया हुआ है। एम जो है डायग्राम में अगर आप देखें तो वो कंफर्ट लेवल है, और उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है,
और ये सी सी स्टार जो कंजम्पशन फंक्शन है ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए इसका पहला डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि बी जेड से अधिक है, और दूसरा डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है। तो इट इज़ कॉन्केव फ्रॉम बिलो, यानी कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग एट अ डिसिलरेटिंग रेट। अब यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी भी है कि अगर हम नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन लेते हैं तो इट वुड बी अपवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव, जैसा डायग्राम में दिखाया गया। फिगर में ये भी इलस्ट्रेट किया गया है कि कंफर्ट लेवल m है, और m के बाद चूंकि ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव हो रही है इसलिए कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जेड वाई स्टार बिकम्स नॉन नेग्लिजिबल, क्योंकि जो z है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम है, लेकिन जब इनकम कंफर्ट जोन के ऊपर हो जाएगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो काफ़ी सब्सटेंशियल हो जाएगा, तो z नेग्लिजिबल होते हुए भी जेड वाई स्टार पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव है जेड वाई स्टार तो माइनस जब हम करेंगे बी वाई माइनस जेड वाई स्टार, तो इसका मतलब है कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन करेगा और अधिक प्रोपोर्शन हम इनकम का सेव करेंगे। तो दिस इलस्ट्रेट्स द थर्ड प्रपोजिशन ऑल्सो कि वंस द कंफर्ट लेवल इज अचीव्ड ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज बीइंग सेव्ड। अब लास्ट पार्ट पे सेकंड लास्ट पार्ट पे आते हैं, इम्प्लीकेशंस ऑफ AIH, कि AIH एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का मेन अर्थ ये है कि एज इनकम राइजेज APC डिक्लाइंस। तो अगर APC डिक्लाइन हो रहा है तो 1939 में इस चीज़ को शायद ध्यान में रखा होगा AH हैंसन ने, और उन्होंने एक स्टैग्नेशन थीसिस प्रपोन्ड की। वो स्टैग्नेशन थीसिस कीन्स आइडेंटिटी पर आधारित है, y इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी, और अगर हम पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दें तो C बाय वाई प्लस I बाय वाई प्लस G बाय वाई। तो अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकम अगर बढ़ रही है तो C बाय वाई कम हो रहा है, तो अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो रहा है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू GDP यानी इन्वेस्टमेंट रेट भी घटेगा। तो अगर हमें स्टैग्नेशन को बचाना है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज फास्टर देन द ग्रोथ इन इनकम, यानी सरकारी निवेश अधिक हो एज कंपेयर टू ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, और अगर वो नहीं होता है तो फिर हैंसन का मानना था कि इकॉनमी में स्टैग्नेशन होगा, और अगर उस स्टैग्नेशन को अवॉइड करना है तो एक ही तरीका है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट एक्सपेंड फास्टर देन द आउटपुट ग्रोथ। और लेकिन हैंसन की ये स्टैग्नेशन थीसिस जो है इसको एम्पेरिकल सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि ये 1939 में प्रपाउंड हुई और 1939 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, 45 तक चला था, और 45 के बाद एकदम से कंजम्पशन डिमांड बढ़ गई थी। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चूँकि कंजम्पशन डिमांड बढ़ गई और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन भी नहीं की, तो हैंसन्स स्टैग्नेशन थीसिस कुड नॉट फाउंड एम्पेरिकल सपोर्ट, और ये बल्कि देखने में आया है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अचानक बढ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसका एक कारण ये हो सकता है कि ड्यूरिंग वॉर टाइम जो आइटम्स हैं कंज्यूमर आइटम्स दे वर बीइंग राशनड, और लोग इसलिए अधिक आय अपनी सामानों पे खरीदने में कंजम्पशन आइटम से खर्च नहीं कर पाए, दे यूज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। उन्होंने ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव किया, लेकिन जब वॉर ख़त्म हुई और अनसर्टेनिटी वॉर की वजह से जो अराइज हुई थी वो जब समाप्त हुई तो पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग्स टू बाय डिफरेंट कंजम्पशन आइटम्स, वेदर दे आर नेसेसरी आइटम्स और वेदर दे आर लग्जरी आइटम। तो अपनी डिस्पोजेबल इनकम के साथ साथ वो पास्ट सेविंग्स भी उन्होंने खर्च की ऑन डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स, और इसलिए कंजम्पशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा,
और ये माना जाने लगा कि कंजम्पशन न केवल इनकम पे निर्भर करता है, कंजम्पशन दस डिपेंड नॉट ओनली ऑन इनकम बट ऑल्सो ऑन द वेल्थ एसेट्स, बल्कि वो वेल्थ पे या जो पास सेविंग्स है या एसेट्स के फॉर्म में पास सेविंग्स है उस पर भी डिपेंड करता है। और चूंकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन नहीं की, इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट के माइंड में ये रहा कि एक बार एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया जाए, क्या वाकई शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में एपीसी डिक्लाइन करती है कि नहीं। तो सबसे पहला अटेम्प्ट इसमें 1946 में साइमन कुजनेट्स ने लिया। साइमन कुजनेट्स ने जो यूएस हाउस होल्ड्स हैं उनके कंजम्पशन बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम का डाटा लिया, और पीरियड था 1869 से 1938 का। तो लगभग उन्होंने ये मान के चलिए कि 31 साल ये और 38 लगभग एक लॉन्ग पीरियड डाटा लिया, लगभग 70 साल का उन्होंने डाटा लिया और ये देखने की कोशिश की कि बिहेवियर कैसा है कंज्यूमर का और डिफरेंट कंजम्पशन आइटम्स। और उनकी 3 स्टैंडर्ड फाइंडिंग्स थी कि जो क्रॉस सेक्शन स्टडी थी, यानी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अक्रॉस डिफरेंट एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स, तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी डिक्लाइन कर रही है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन कर रही है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज नोशनली शॉर्ट पीरियड स्टडीज अपहोल्ड एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, यानी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को वेरीफाई करती है। एज इनकम राइजेज एपीसी फॉल्स, और उसका अर्थ ये भी है अगर इनकम राइज हो रही है और एपीसी फॉल हो रहा है तो एमपीसी एपीसी से कम है। वो बात हम आपको पहले दिखा चुके हैं डायग्राम में। दूसरा, फिर शॉर्ट पीरियड टाइम सीरीज डाटा लेके भी वेरीफाई उन्होंने किया। एक और स्टडी उन्होंने की थी 1942 में, और उसके माध्यम से दिखाया था कुजनेट ने कि शॉर्ट पीरियड में ड्यूरिंग बूम पीरियड एपीसी डिक्लाइन और ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड एपीसी राइजेज। वही चीज़ यहाँ सेकेंड पॉइंट में लिखी हुई है कि शॉर्ट पीरियड टाइम सीरीज डाटा शोज कि एपीसी राइजेज, APC is smaller than the trend value, APC is smaller than the trend value during boom and higher during recession। यानी बूम पीरियड होगा तो APC फॉल हो जाएगी और अगर रिसेशन होगा तो APC बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जल्दी कम नहीं करते हैं। तो अगर आय कम भी होती है तो इस चूँकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए C/Y रेशियो बढ़ जाता है ड्यूरिंग रिसेशन। लेकिन बूम में चूँकि आय बढ़ रही है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन्ड है तो वो कम पैसा खर्च करेंगे, तो C/Y रेशियो फॉल हो जाता है। और इसका ये भी अर्थ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस ऑल्सो इम्प्लाइज एमपीसी जो है एपीसी से कम है ऐसी परिस्थिति में। और लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 70 साल की स्टडी 1946 में उन्होंने की थी, उसमें यह स्पष्ट पाया था कि इन द लॉन्ग रन एपीसी रिमेन कांस्टेंट, कि लॉन्ग रन में एपीसी कांस्टेंट रहेगा और एमपीसी इक्वल्स टू एपीसी। तो जो बात कीन्स कहते थे कि इन द लॉन्ग रन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज बीइंग सेव्ड, वो बात सही नहीं है। लॉन्ग रन में एमपीसी और एपीसी दोनों कांस्टेंट है और दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसे हम कुजनेट्स पैराडॉक्स भी कह सकते हैं। और जो भी कंजम्पशन थ्योरी है वो ये 3 चीज़ों को जरूर सेटिस्फाई करे। ये जो 3 एम्पेरिकल रेगुलरिटी कुजनेट्स ने बनाई देखी थी, एक 1942 की उनकी स्टडी थी, एक 1946 की स्टडी थी, उनके माध्यम से ये जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें हम एम्पेरिकल रेगुलरिटीज भी कहते हैं, कि जो शॉर्ट पीरियड स्टडीज़ हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि हायर एब्सोल्यूट इनकम टेंड टू रिड्यूस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा, कंजम्पशन फंक्शन एग्जिबिट साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस।
ड्यूरिंग बूम पीरियड एपीसी फॉल्स एंड ड्यूरिंग रिसेशन एपीसी राइजेस। और तीसरी बात कि लॉन्ग रन में एपीसी कांस्टेंट है और एपीसी एमपीसी के बराबर है। तो कोई भी कंजम्पशन थ्योरी जो बनाई जाएगी वो इन तीन महत्वपूर्ण बिंदु उसमें होने चाहिए, और साथ ही वो ये भी बता सके कि जो वेल्थ है या जो असेट्स हैं आदमी के पास, उसका कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें और साथ में वेल्थ इफेक्ट या एसेट्स, कैपिटल एसेट्स का क्या इफेक्ट होगा कंजम्पशन पे, उसको भी इंडिकेट करें। कुजनेट्स की ये एम्पेरिकल स्टडीज़ के बाद कुछ और एम्पेरिकल स्टडीज़ की गई विच ट्राई टू confirm whether absolute income hypothesis holds true or not। और एक इम्पॉर्टेंट स्टडी उसमें डेविस की है। उन्होंने सिंपल रिग्रेशन लगाया था और उसमें उन्होंने उनका जो एस्टिमेशन था उसमें अल्फ़ा की वैल्यू 11.45 थी और बीटा की 0.78 थी। आर स्क्वायर बहुत हाई था, स्टैंडर्ड एवर बहुत लो था, 0.02 था। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस इक्वेशन से 1946 से 50 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के इमीडिएटली बाद कंजम्पशन को एस्टिमेट किया गया, तो जो एक्चुअल कंजम्पशन और एस्टिमेटेड कंजम्पशन है उसमें लार्ज डिफरेंस था और वो डिफरेंस पॉजिटिव था। तो उसे हम कहते हैं देयर वाज पॉजिटिव फोरकास्ट एरर। तो यानी हाई आर स्क्वायर के बावजूद भी ये इक्वेशन पूरी तरह से जो एक्चुअल चेंजेस हुए थे कंजम्पशन को, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इसमें एस्टिमेशन में फ्लॉ है, और उस फ्लॉ को यानी उस एरर को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस कहते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस क्या है, क्योंकि जो इकोनोमेट्रिक्स के स्टूडेंट उनको थोड़ा पता होना चाहिए, और जो नहीं है वो इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस बेसिकली क्या है, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस ये है कि जो कंजम्पशन है वो इनकम पे डिपेंडेंट है। यहाँ लिखा हुआ C इक्वल टू A प्लस बी वाई प्लस यू, यू एरर टर्म है। यू एंड वाई आर अनकोरिलेटेड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कीन्स की आइडेंटिटी लें तो y इक्वल टू C प्लस आई, तो इसमें u y को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे u और y इंडिपेंडेंट नहीं है, और इस वजह से जब हम c का मान यहाँ पे a प्लस बी वाई प्लस यू रखेंगे, तो फिर हम जब एस्टिमेशन करेंगे तो उसकी वजह से साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस प्रॉब्लम होगी। और इस प्रॉब्लम को अगर अवॉइड करना, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, या तो हमें इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल लेना पड़ेगा या इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड से एस्टिमेशन करना पड़ेगा। हेवेल्मो ने 1947 में यूजिंग इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड का इस्तेमाल किया और यूएस रियल पर कैपिटा डाटा पे 1922 से 41 एक शॉर्ट पीरियड स्टडी की, लेकिन उसमें b की वैल्यू 0.67 आई, यानी वो वैल्यू डेविस की वैल्यू से और भी कम थी। तो कम होने का अर्थ है कि पॉजिटिव फोरकास्ट एरर्स और अधिक होने लगे 1946 से 50 के बीच में। तो ये बात कंफर्म हो गई कि एस्टिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का जो फॉर्म है उसमें समस्या है, और उस समस्या का निदान करना जो है वो तभी हो पाएगा जब जो कुजनेट्स ने 3 एम्पेरिकल रेगुलरिटीज बताई थी, कि पहली कि हायर एब्सोल्यूट इनकम टेंड टू लोअर एपीसी, दूसरी कंजम्पशन फंक्शन एग्जिबिट साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, और तीसरी इन द लॉन्ग रन एपीसी इज कांस्टेंट एंड एमपीसी इक्वल्स टू एपीसी। साथ ही वेल्थ का लाइकली इफेक्ट क्या होगा या एसेट का लाइकली इफेक्ट क्या होगा वो भी कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये 4 बातें अगर कोई कंजम्पशन थ्योरी बताएगा तभी वो कंजम्पशन फंक्शन
या वो कंजम्पशन थ्योरी कंप्लीट मानी जाएगी। और इसीलिए जो कंजम्पशन फंक्शन कीन्स का था, उसके बाद जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आई, फिर जो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस कुजनेट ने दिए, फिर जो इकोनोमेट्रिक स्टडीज़ रहीं डेविस की और हेवेल्मो की, वो एक बड़ी सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें हैं। और ब्रैनसन ने इसीलिए लास्ट में ये लिखा था कि कंजम्पशन फंक्शन प्रोवाइड्स एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ अ टिपिकल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। कि जो कंजम्पशन फंक्शन है, यानी जिस पर एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आधारित है, वो एक एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, एक टिपिकल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, कि इकोनॉमिक्स की नॉलेज डेवलपमेंट में एक टिपिकल सीक्वेंस प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स में खासकर। तो उसकी स्टडी इसलिए बहुत ढंग से होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन को पहले कीन्स के एक्सप्लेन किया है, और वहाँ से फिर हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पे गए हैं। क्योंकि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने नहीं बनाई, बल्कि एक डायरेक्टली डेवलप की गई ऑन द बेसिस ऑफ कीन्स कंजम्पशन फंक्शन। तो उसके बाद जो चेंजेस हुए, हैंसन स्टैग्नेशन थीसिस, फिर एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। और उसी के लाइट में आगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस बनी, फिर परमानेंट, और फिर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो ब्रैनसन ने इसीलिए अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि कंजम्पशन फंक्शन प्रोवाइड्स एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ अ टिपिकल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। तो इसलिए कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से इकोनॉमिक्स में नॉलेज का विकास या नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ है। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत लगे तो आप हमें फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। और थैंक्स एंड गुड विशेस, होप यू वुड लाइक द लेक्चर। और बाकी जो लेक्चर हैं रिलेटिव पे, परमानेंट पे, वो एक एक करके अब हम डालते रहेंगे। थैंक्स एंड गुड विशेस टू यू ऑल। ओके, गुड नाइट।